हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास स्टडी विंग। तो मैं करवा रही हूँ सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर। अब आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो प्रीवियस ईयर पेपर ही होता है। प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोग खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि कितना तक क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितना तक नहीं। मैं एसएसटी का वन लाइनर करवा रही थी, हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का, और आज मैं फिर से प्रीवियस ईयर सीरीज लेके आई हूँ। ये जो पेपर है ये 18 जनवरी 2023 का पेपर है। मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने का, देखो लिखता है कि नहीं। चलिए पढ़ते हैं। पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर इमोशन डेवलपमेंट। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक काल होता है। कौन सा काल होता है? सेंसिटिव, स्लो, पैसिव, डिस्टर्बिंग। तो बाल्यावस्था का शुरुआती दौर जो होता है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पीरियड होता है? तो सेंसिटिव होता है। इस समय बच्चे जो है काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। स्लो नहीं, पैसिव नहीं, एक्टिव होते हैं और वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। वही क्वेश्चन दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट, डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पहले देखिए पूछा क्या है, नॉट पूछा है। तो बच्चे अलग अलग दर गति पर विकास करते हैं। विकास क्रमिक रूप से होता है, विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, विकास हमेशा जो है अनिरंतर होता है। तो ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि पूछा नॉट है, ठीक है। विकास डिसकंटिन्यूअस होता है, पर ऐसा सिर्फ पियाजे ने कहा है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ वाला जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड ओनली बाई हेरिडिटी फैक्टर। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? तो हेरिडिटी फैक्टर से कौन सा सिर्फ डिटरमाइन होता है? कलर ऑफ आइज, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, इमोशनल मैच्योरिटी। तो आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, भावनात्मक परिपक्वता। इसमें पूछ रहा है हेरिडिटी फैक्टर किस में काम करेगा? तो हेरिडिटी फैक्टर जो है वो सिर्फ हमारा कलर ऑफ आइज में काम करेगा, ठीक है। जैसे पेरेंट्स का कलर ऑफ आइज होता है, वैसे ही बच्चों का वो होता है, इन दोनों की आंखों का मिलके। समझ का स्तर ये जरूरी नहीं है, किसी किसी के पेरेंट्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं पर बच्चे अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, तो वो हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इंटरेस्ट भी नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी भी नहीं। कलर ऑफ आइज जो है ये राइट ऑप्शन है। ऑप्शन फोर, क्वेश्चन फोर देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज टू चिल्ड्रेन बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशन लॉजिकली इन वन डायरेक्शन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? तो एक दिशीय तार्किक क्रम से, लॉजिक क्रम से कब सोचना शुरू कर देते हैं बच्चे? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट में या फॉर्मल में? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशन होगा, ठीक है। इसी कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चे जो है वो लॉजिकली वन डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, एज पर जीन पियाजे थ्योरी प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंट इन कॉर्पोरेट्स। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ओनली, बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, नाइदर एसिमिलेशन नॉर एकोमोडेशन। सबसे पहले तो देखिए, मान लो इसका आंसर आपको नहीं पता है तो कैसे बनाओगे? तो जहाँ पे सीटेट में ओनली है, ओनली लिखा है, ये निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा।
तो ये वहाँ से हट जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखिए, नाइदर एसिमिलेशन नॉर एकोमोडेशन। जबकि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो पता होगा कि जीन पियाजे ने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात की है। तो फिर ये तो ऑप्शन 4 होगा ही नहीं कि ना तो समावेशन और ना ही समायोजन, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन खुद ब खुद निकल के ये बोथ एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जा रहा है। ठीक है। 6 देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एज द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज रिफ्लेक्ट इन द थ्योरी ऑफ। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किस थ्योरिस्ट ने दिया है ये? जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, लेव वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर, इरिक एरिक्सन की साइको सोशल। तो इसमें से कल्चर की बात किसने की है? देखिए आराम से ऑप्शन पढ़िएगा, ऑप्शन सही में ही निकल जाएगा। यहाँ कल्चर की बात कर रहा है और आप लोगों को पता है कि कल्चर की बात वाइगोत्स्की सर ने की है। इनकी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चर है। तो यही इसका लास्ट ऑप्शन हो गया। कल्चर कल्चर देखिए मिल गया यहाँ पे, और यही इसका राइट आंसर जो है यही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, लेव वाइगोत्स्की गैव सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन, रोट मेमोराइजेशन, डिले इमिटेशन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो लेव वाइगोत्स्की का जहाँ भी बात आ जाए वहाँ पे सोशल या कल्चर जो भी लिखा हो दोनों में से एक टिक कर दीजिएगा, सही हो जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, बिहेविंग पर्टिकुलरली एंड इंटेंशनली इन वे दैट इम्प्रेस द पेरेंट्स एंड टीचर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश स्टेज इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। हिंदी में पढ़िए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसमें माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। तो किस स्टेज में बच्चे ये काम करते हैं? तो जहाँ गुड गर्ल गुड बॉय का स्टेज होता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने वाला, ताकि टीचर और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें अच्छा समझे, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक मिले। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है। क्वेश्चन 9 पढ़िए, एक क्लासरूम बेस्ड ऑन constructivist approach should have high teacher student ratio, be resourceful and print rich, promote competition among student, restrict discussion and debate among student। एक संरचनात्मक आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। तो चर्चा और वाद डिस्कशन पर प्रतिबंध लगा देंगे तो कैसे, वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को बात करने देंगे, चर्चा करने देंगे, डिस्कशन करने देंगे। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड की बात करें, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे, नहीं। संसाधन युक्त मुद्रक संपन्न वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे कि सारे रिसोर्सेस वहाँ पे भरे हों। वहीं क्वेश्चन 10 की बात करें, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर इमोशन फीलिंग एंड मूड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डैश इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से क्या है? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक। तो फर्स्ट जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। अगर खुद के बारे में समझना है, खुद के संवेगों को समझ रहे हैं, खुद की भावनाओं पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमारा आंसर इंट्रापर्सनल हो जाएगा। और जहाँ दूसरे की समझने का बात आ जाए कि दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, इमोशन समझ रहे हैं, मूड समझ रहे हैं, तो आंसर आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, अ टीचर शुड क्रिएट ए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन क्लासरूम बाय प्रोवाइडिंग ए रेंज ऑफ रीडिंग मटेरियल्स
रीजन कह रहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। ठीक है। रीजन कह रहा है भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ये दोनों कहीं कुछ काम कर रहा है, एक दूसरे से पहले तो रिलेट नहीं है, तो व्याख्या तो करेगा ही नहीं, ये ऑप्शन ऐसे गया। और भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, ये जो है ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ये सही लेकिन आर गलत, क्योंकि आर जो है वो बिल्कुल गलत बात कह रहा है। आइए बात करते हैं जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग एक डैश है। जेंडर जो है वो क्या है, जेंडर जो है वो सोशल है और कॉन्सेप्ट सेक्स जो है सेक्स हमारा बायोलॉजिकल है। ठीक है, उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, तो ये सेकेंड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं। फोर्थ ग्रेडर्स इन ए स्कूल प्रिपेयर टू परफॉर्म बिहू डांस फॉर ए स्टेट डे एट दियर कल्चरली डाइवर्स स्कूल। विल दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग रीजनल प्रिजुडियूज? वाई? एक सांस्कृतिक, आइए हिंदी में पढ़ते हैं। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा, और होगा तो मान लो क्यों होगा, सवाल ये पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। नहीं, या विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। नहीं, या अपने और दूसरे समूह के प्रति प्रतिपात्रता को बढ़ावा देगा। आइए इसका ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। देखिए पहले कह क्या रहा है कि एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और तैयारी कर रहा है तो बिहू नृत्य सबसे पहले कहाँ का है, आप लोगों को पता होगा, असम का बिहू नृत्य है। तो दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। हाँ, ये जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। सेकेंड कह रहा है अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ेगी। सही बात है, एक दूसरे की समझ की, हाँ उनके यहाँ पे इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, मैंने उसे कैसे मनाया, कैसे सेलिब्रेट किया, तो एक दूसरे को समझने में और उसके दृष्टिकोण को बदलने में हेल्प करेगा। तो इसका आंसर 1 और 2 जो है वो राइट होगा, और ऑप्शन थर्ड जो और फोर्थ जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो 1 और 2 जहाँ पे है वहाँ पे टिक कर दीजिए। देखिए हो गया। आइए बात करते हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग सपोर्ट असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। ठीक है, मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, मानकीकृत परीक्षण द्वारा। तो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा, तो जहां हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वर्क करेंगे उनको बढ़ावा देगा। अब देखिए वन वर्ड आंसर को बढ़ावा देगा नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड जहां लिखा है वो सीटेट में रॉन्ग ऑप्शन होता है, तो इसको ऐसे ही काट दीजिएगा। वही रिकॉल की बात जहाँ आ जाए तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन होता है, इसे भी काट दीजिएगा। ये जो सेकेंड है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 15 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग?
समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप मेनली थ्रू रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए इसको। क्रिटिकल थिंकिंग इज मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्रिटिकल थिंकिंग डिस्टर्ब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत। क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी प्रमोट बाय गिविंग रिफ्लेक्शन टाइम ऑफ स्टूडेंट। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। बाकी तीनों जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच जो है अर्थहीन है। अर्थहीन कैसे है? ये तो गलत है। थर्ड है, समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। नहीं, बाधक नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन जो है वो तो बहुत अच्छा है कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए। क्वेश्चन 16 पढ़िए। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ए स्टूडेंट बिलोंगिंग फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप इट इज इम्पॉर्टेंट टू। वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों में सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि वंचित समूहों से, किसकी बात पूछ रहा है? वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण क्या है? विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाएगा? नहीं। डाइवर्स चीज़ें होगी तो वो लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए? नहीं। सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए? नहीं। सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए? हाँ। डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट। सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना जो है वो विकसित की जाए। ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 17 देखिए। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड ए मेन स्ट्रीम क्लासरूम विल रिक्वायर। एक मुख्य धारा वाले कक्षा में विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? एक मुख्य धारा वाला कक्षा है, वहाँ पे विशिष्ट जरूरत मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को स्पेशल चाइल्ड की यहाँ बात हो रही है, तो उन लोगों को विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के साथ समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव, रॉन्ग ऑप्शन। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, रॉन्ग ऑप्शन। सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। तो ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 18 देखिए। डिफिकल्टी इन स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नंबर एंड शेप्स इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? डिस्कैल्कुलिया, अटेंशन डिफिसिट, सेंसरी इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो जहाँ पे अंक और आकृति की बात आ जाए वहाँ पे डिस्कैल्कुलिया हमेशा होता है। देखिए, अंकों से हम जो क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन जहाँ पे आ जाए वहाँ पे कैलकुलिया और कैलकुलेशन ऐसे रिलेट करके आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन 19 देखिए। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो बच्चे दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं, जिन्हें विजुअल इम्पेयरमेंट से जो सफ़र कर रहे हैं, तो एक अध्यापक को उनके लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को श्याम पट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए। देखिए कितना उल्लू बना रहा है सीटेड। जिन बच्चों को दिखाई ही नहीं दे रहा है तो उनसे जो है श्याम पट पे क्या काम करवा लेंगे? मानचित्र और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। प्रोवाइड मैप एंड डायग्राम इन टैक्टाइल फॉर्मेट। गिव हैंड राइट डिटेल नोट टू स्टूडेंट। रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल फॉर स्टडी पर्पस। तो इसका सेकेंड है वो जो राइट ऑप्शन है।
क्योंकि जो जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट है वो लोग, उन लोगों के लिए टैक्टाइल फॉर्मेट यूज होता है, छू छू के वो लोग टच करके पढ़ते हैं, टचेबल चीज़ें उन्हें दी जाती है। तो सेकेंड इसका राइट ऑप्शन है। आई क्वेश्चन 20 पढ़ते हैं। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अ टीचर शुड। अवधान न्यूनता अति क्रियाशील विकास से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देना चाहिए, एक ही समय पर कई कार्य करने को देना चाहिए, कार्य पथ को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए। तो इसका फोर्थ जो है वो राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ राइट ऑप्शन इसलिए होगा कि जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है इसमें बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठ के रह सकते, तो उनको छोटे छोटे प्रबंधनीय खंड में बांट के काम देंगे, जिससे कि उनको बहुत बर्डन फील ना हो और वो उठ के भागे ना, वो काम भी करें और ऐसे करते करते उनमें जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो खंडों में बांट कर उन्हें देना चाहिए, छोटे छोटे कम ड्यूरेशन वाली चीज़ों में चीज़ें देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है अ टीचर शुड इनकरेज हर स्टूडेंट। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? एक अध्यापिका जो है वो अपने स्टूडेंट को क्यों क्यों इनकरेज करेगी? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थग्रहण करने हेतु, दी गई जानकारी को ज्यों की त्यों रट कर याद करने हेतु, श्याम पट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, एक अटल तरीके से ही समस्याओं के हल ढूंढने हेतु। तो इसका जो फर्स्ट है वो राइट ऑप्शन होगा। पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझेंगे और उसका जो है अर्थ ढूंढेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखिए 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजी हैव बीन प्रमोट बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रोट मेमोराइजेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिस्कशन बेस्ड अप्रोच। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है ये सीटेट में बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है, जहाँ दिख जाए गोली मार दीजिए। और जब सीटेट में ही निगेटिव है तो एनईपी 2020 इसकी बात करेगा नहीं, रोट मेमोराइजेशन की भी बात नहीं करेगा, ये दोनों निगेटिव वर्ड है। तो इसका थर्ड और फोर्थ जो है वो राइट ऑप्शन होगा। थर्ड और फोर्थ जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ताकि बच्चे रिसर्च करें, सीखें, इंक्वायरी करें, खुद से ढूंढें। और डिस्कस बेस्ड, आपस में डिस्कस करें, सलाह मशवरा एक दूसरे से ले, वो अपने मन की बात बताए, वो बच्चा अपने मन की बात बताए, एक दूसरे से डिस्कस करके और आंसर निकाले। तो इसका थर्ड और फोर्थ जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 23 क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग। निम्न में से कौन सा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? अर्थपूर्ण अधिगम में कौन मदद करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम। अब मैं आपको कब से बता रही हूँ कि जब जब भी सीटेट में आप लोगों को जहाँ भी स्टैंडर्डाइज दिख जाए वो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन होता है, उसको काट दीजिएगा। सेकेंड है एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच। सेकेंड जो है वो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच है। थर्ड है इनफ्लेक्सिबल टाइम टेबल और फोर्थ है लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद कौन करेगा? लर्नर सेंटर मदद करेगा। ठीक है। जब लर्नर सेंटर होगा, बच्चे अपने अनुसार सीखेंगे, पढ़ेंगे, तब एक मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो हो पाएगा। क्वेश्चन 24 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट ए कल्चर ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम। निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्र के प्रति कठोर रवैया अपनाना,
प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना। तो कल्चर लर्निंग इन क्लासरूम, अधिगम सहायक माहौल कौन पैदा कर देगा? विद्यार्थियों के बीच जहाँ सहकार्यता को बढ़ावा देंगे, वो प्रमोट करेगा हमारे कल्चर ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम को। ठीक है, 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? बाधक पूछ रहा है। यूज ऑफ एनालॉगी, मीन्स एंड एनालिसिस, रिस्पॉन्स सेट, वर्बलाइजेशन। तो यहाँ बाधक पूछ रहा है, तो बाधक कौन सा होगा बताइएगा। ऑप्शन थर्ड जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। रिस्पॉन्स सेट जो है वो बाधक होगा, बाकी यूज ऑफ एनालॉगी, मीन्स एंड एनालिसिस, वर्बलाइजेशन, ये सब अच्छी बात है। क्वेश्चन 26 देखिए, मिसकॉन्सेप्शन अबाउट एनी कॉन्सेप्ट शुड बी properly attended by the teacher instead of ignoring straight away. Misconceptions are not always irrational, rather represent naive theories constructed by students based on their interaction with environment. किसी संप्रदाय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने के बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भ्रांतियाँ हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। हाँ, ये जो है ये असर्शन रीजन एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, और दोनों सही है कि अगर बच्चों के मन में किसी भी चीज़ को लेकर भ्रांति है, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों में, तो टीचर को बिल्कुल उसे नकारना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि नकार दिए, ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों के मन में जो है वो मिसकॉन्सेप्शन हमेशा बना रहेगा। और जो मिसकॉन्सेप्शन बच्चों के मन में डेवलप हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट से डेवलप हो रहा है कि ये कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ गलती कर रहे हैं बच्चे समझने में, उसी में वहीं से मिसकॉन्सेप्शन आ रहा है। तो वो अगर वो क्लियर कर देंगे तो बच्चों में ये चीज़ जो है वो डेवलप नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन एक जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इमोशन एंड कॉग्निशन, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, अरुचि अधिगम में सहायक है। तो देखिए, रुचि अधिगम में बाधक है, ये रॉन्ग ऑप्शन ऐसे ही हो गया। रुचि अधिगम में बाधक नहीं होगा, सहायक होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट होगा। 28 पढ़िए, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेक्निक फेवरेबल फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम, encouraging maximum participant of student in the classroom, encourage competition for marks, help students set goal based on their interest, giving freedom to a student for expressing their ideas। हिंदी में पढ़िए आप लोग पहले। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही हैं? कक्षा में जो है विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो सही है? तो कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना नहीं। सेकेंड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। विद्यार्थियों के उनके रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना सही। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना सही। तो उसका जो है सिर्फ सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी इसका ऑप्शन 1, 3 और 4 जो है वो राइट ऑप्शन है।
क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए ना। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के मतलब लर्निंग के प्रति जो है बच्चों को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। तो उसके लिए ये थर्ड और 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा जो है उसको बढ़ावा नहीं देंगे। आइए, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज ए मैटर ऑफ, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक जो है वो क्या है, इक्वल एक्सेस जो है वो राइट है। ठीक है, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक अधिकार का विषय है। क्वेश्चन थर्ड पढ़िए, टू सपोर्ट स्टूडेंट फॉर लर्निंग टीचर शुड, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, योग्यता की इकाई सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, योग्यता एवं इकाई दृष्टिकोण को जो है बी considerate of individual difference among student, motivate student for performance oriented goal, promote intuitive view of ability, ignore student interest। तो इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन इसका एक में सेलेक्ट करना है, तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो उस आंसर को सिलेक्ट कीजिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है, इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है, इस पे इसको टिक करते हैं, मोटिवेट स्टूडेंट फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। तो इसी तरह से आप लोग सीखते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए। अब लास्ट टाइम में कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बेकार है। जितना पढ़े हैं उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और वही आपके लिए अच्छा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपके मन में आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और किस तरह से क्वेश्चन करना है वो समझ में आएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो एक माइंड में ना खुद से तरीका बनते जाता है, एक स्ट्रेटजी बनते जाती है कि कैसे करना है, और फिर आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।